कि आपको इस विषय पे बोलना है, सम्यक दर्शन के 8 अंग पे बोलना है, सम्यक दर्शन के निश्चय नय के विषय पे बोलना है, व्यवहार सम्यक दर्शन पे बोलना है, इसलिए अलग अलग तरह से। तो अनेक पहलू उसके ऊपर आए और उसने पूरा डट के उत्तर दिया। वहाँ पर अपने राजेंद्र जी वहाँ थे, बहुत बढ़िया उनकी क्लास चली, उन्होंने विषय में बहुत 180 नंबर की गाथा भी ली, उसने सारा गाथा। तो राजेंद्र जी का भी, हितेश जी भी यहाँ पे आए, इनके भी बहुत बढ़िया आध्यात्मिक विचारधारा है पूरी, बहुत एक से एक जोरदार जीव यहाँ हैं। और रही भरत भाई की बात, तो इनके ज्ञान तो एकदम अद्वितीय है। मैं वहाँ पे राजकोट भी गया, इनकी बड़ी सूक्ष्मता से इनके साथ बहुत गहन चर्चा, बेहद चर्चाएं हुई राजकोट में। और वहाँ पर कोई दूसरा विद्वान आकर के बोले और आपके सामने तो बड़ी दिक्कत है उसको भी कि वो कैसे क्या बोले, वहाँ ज्ञानवान बैठे हैं। तो इस पर लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी सबके समाधान भी बहुत अच्छे किए, सब बड़े प्रसन्नता से सबको समाधान हुए, आध्यात्म की दृष्टि से भी और आगम की दृष्टि से भी उनका ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित है, ऐसा मुझे प्रतिभाषित होता है। सुमन भाई का सबके प्रति आशीर्वाद है ही, और यहाँ पर सब ये गौरव सौरभ और सब नरेंद्र जी और सुदीप जी का भाषण रात को हुआ है, विक्रांत ने भी सुबह बहुत बढ़िया 2 शब्द बोले पर एक व्यवस्थित बात सब बताई, और नन्हे लाल जी ने तो पूजा में रंग ला दिया सब, बाकी अशोक जी भी आए, ये तो आभार प्रदर्शन समारोह और ये अनिल जी ने ये भोजनालय की व्यवस्था, हमारा काम है, भोजन की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी संभाली है अनिल जी ने, इतना अच्छा भोजन, सब प्रशंसा कर रहे थे उसकी। तो कुल मिलाकर के, और ये जो यहाँ पर अपने अशोक भाई आइए, आप विराग शास्त्री है, इधर आइए, इधर प्लीज, नहीं इधर आइए, ये वो वाला नहीं चल रहा है, विषय वाला विराग है, ट्रस्टियों वाला है ये, आइए इधर आइए। और निशंक है, ये इन्होंने बहुत अच्छे योगदान दिए हैं। सब कुल मिलाकर इनाल टोटल अनंत भाई का जो बड़ा अच्छा उपकार है कि समाज के ऊपर उपकार है, विद्वानों के ऊपर भी उपकार है ये कि उनको एक रूपता लाने के लिए उन्होंने बेहद प्रयत्न किए हैं। विशेष वातावरण करेंगे। जय जिनेन्द्र। मैं भाई साहब से, अशोक जी से निवेदन करता हूँ कि वे भी 5 मिनट यहाँ अपने उद्गार व्यक्त करें। अरे यार क्या बात कर रहे हो इसलिए तो आपको बुलाया इधर। सभी भाइयों ने अपनी अपनी बात रखी, उनकी उस दृष्टि से हर पॉइंट पे अपन को गंभीरता से विचार करके अगली गोष्ठी का आयोजन करें तो अगली गोष्ठी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ये अभी जो जिस प्रकार की पद्धति अपनाई कि आप जो विषय चुनते हैं उस विषय के बारे में आपने जो विभिन्न पहलू निकाल के पहले से विद्वानों को भेजे, वो बहुत अच्छी पद्धति है। उस विषय पे या उस विषय के क्रम से सोचकर आने का विद्वानों को और अध्ययनशील लोगों को मौका मिलता है। मैं तो ये कहूँगा कि इसके बारे में और 1 महीने 2 महीने पहले से अगर तय हो और ये भी उनको लिख के भेजें कि इस संबंध में आप अपने विचार लिख के भेजें। अगर वो लिख के लेके आएंगे या लिख के भेज देंगे तो आपको और उनको दोनों को बहुत सुविधा होगी मैटर बनाने में। और उन्होंने भी जो लिखा है उसको स्पष्टीकरण उस माध्यम से करना है, वो एक उनका सरल उपाय होगा। तो विषय से बाहर कोई भी नहीं जा पाएगा और उसके बारे में वो विषय उसका खुलासा होगा, क्योंकि वो पहले से लिख के लाया है। उस विषय के बारे में वो क्या सोचता है, उसके विचार क्या हैं, उसके गाथा के संदर्भ, विषय के संदर्भ, ग्रंथ का संदर्भ, पेज नंबर सब वो उसमें नोट करे तो वो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो बाद में आप करने के लिए कह रहे हैं वो गोष्ठी के साथ साथ में हो जाएगी। और बराबर 2-3 महीने पहले इसकी प्लानिंग हो। विशेषकर विद्वान गोष्ठी में विषय के खुलासा के अलावा ये इसमें एक पीरियड अपन एक ऐसा भी रखें कि प्रवचनकारों को एक गाइडलाइन देने का काम भी करें। अकेले केवल विषय से संबंधित 2 सेशन लें
2 सेशन में सुबह और दोपहर का, शाम का सेशन इन विषयों से हटकर कोई विषय का हो, तो उसमें जो विषय का बोझा है वो भी कम होगा और दूसरे विषय पे भी चर्चा होने का मौका मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे आने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्यक्ष रूप से आप सबका, अप्रत्यक्ष रूप से देवगुरु शास्त्र और जिनवाणी और गुरुदेव का, जिन्होंने ऐसे आने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। धन्यवाद। नरेंद्र जी आप। वैसे हम चाहते हैं सभी लोगों को अवसर मिले और सभी चाहते होंगे कि सभी को मिले, इसलिए समय की सीमा थोड़ा हम 3 मिनट कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। वैसे तो बड़े बड़े विद्वानों ने सभी प्रस्ताव जितने सुझाव में देना चाहता था, थोड़ा बहुत मन में आए थे, वो सब प्राय बता दिए गए हैं, इसलिए मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। रिपीटिशन मैं करना नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो ये पहली मेरी संगोष्ठी है जिसको मुझे भाग लेने का अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। इस प्रकार की गोष्ठियाँ होती रहेंगी वास्तव में। तो हम लोग तो लर्निंग स्टेज वाले हैं ना, मैंने कल कहा भी था कि मेरी अभी 9 साल की उम्र है और मैं लर्निंग स्टेज में हूँ, तो मुझे तो सच में यहाँ पर आने पर बहुत अधिक लाभ हुआ। तो मैं रिपीटिशन न करने की बजाय 1-2 सुझाव देना चाहता हूँ ताकि गोष्ठी में और भी उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। पहली बात तो ये है कि वास्तव में आदरणीय अभय जी ने इतनी मेहनत से ये 14 पॉइंट उस सोबर प्रकाशक विषय से संबंधित चुने। इसमें मैं समझता हूँ उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी, काफ़ी समय लगाया होगा अध्ययन करते समय। मैं समझता हूँ कि महीनों की मेहनत करके वो उन्होंने इस प्रकार से विषय चुने होंगे। परंतु दुख के साथ मुझे कहना ये पड़ रहा है कि इतने क्या कहने चरण, हर दिन 3-3 चरण हुए, 15 चरण हुए, आज 14 चरण ही चल रहा है। फिर भी वो 14 टॉपिक पर पूरी चर्चा, पूरी क्या कई विषय तो अनछुए रह गए। तो मेरा ऐसा सोचना है, उस संबंध में मेरा सुझाव ये है कि जैसे मान लो परसों के दिन मैंने देखा रात को सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, उस विषय पर सभी वक्ताओं के विषय सबको बोलने का मौका दिया गया। मुझे तो नहीं समझ में आया कि 10 वक्ताओं ने या 9 वक्ताओं ने कोई हलक से हट के कोई बात कही हो। मेरे ख्याल से सभी ने लगभग प्राय सभी ने वही बात की है। तो मेरा एक सुझाव ये है कि जैसे मान लीजिए अपन ने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर किसी ने भी मान लो विषय उस पर अपना विचार व्यक्त किए। अब यदि मान लीजिए दूसरे जो वक्ता है, यदि उनसे कुछ हट करके उनका प्रस्तुतिकरण हो, तो विषय तो वही रहेगा, विषय कोई अलग से तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके कुछ पहलू अलग है, पर फिर भी यदि उसका प्रस्तुतिकरण में कुछ दूसरे वक्ता से कुछ भिन्नता हो, कुछ अधिक थोड़ी सी भिन्नता हो, तो अपने विचार व्यक्त करें, और नहीं तो रिपीटिशन करने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, वो मतलब कहते हुए मैं इनसे सहमत हूँ और बस हो गया, बस आगे समय बहुत बचेगा इसमें। हाँ, तो उसमें ये होगा कि कोई नया पॉइंट यदि वो नए ढंग से कोई नया रेफरेंस देकर के बात करना चाहते हैं, तो मेरा एक सुझाव ये भी है कि जो भी वक्ता बोलें वो कम से कम अपना रेफरेंस जरूर बताएं। तो भाई अमुक शास्त्र की अमुक गाथा या अमुक कारिका या अमुक छंद, उसके आधार पर ये बात अपनी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वो भी कम से कम अपना उस विषय से, उस पॉइंट से संबंधित जितने भी उद्धरण हैं वो सब अपने कम से कम संगठन में उसका अच्छे तरह से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये बात है। दूसरा एक पॉइंट और है मेरा। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या पॉइंट ख्याल में आ जाए तो बाद में भी बोल सकते हैं आप। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट मेरे ध्यान में था मेरे। सॉरी, मैंने आपको धन्यवाद दिया इसलिए आपके दिमाग में से ये पॉइंट पूरा हो नहीं पाया और डिस्टर्ब। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में भी थी, जो नरेंद्र जी ने बोली वो बात मेरे दिमाग में भी थी कि अगर सहमति है तो रिपीटेशन नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी ध्यान में आ गई बात। दूसरी बात ये है कि अपनी जो गोष्ठी होती है, ये हम सब जानते हैं, इस समय बेहद महंगाई का समय है और एक व्यक्ति के ऊपर इतना बोझ, हम के सब भी मान लो सहयोग करें तो भी लाखों रुपए खर्च हो जाता साहब, ये बात तो पक्की है। तन मन धन सभी कुछ लगता है। तो हम समझते हैं खैर गोष्ठी होना, विद्वान को आना, ये तो बहुत ज़रूरी आवश्यक भी है, परंतु बहुत सा काम केवल जो है यदि अपन उनसे कोई पॉइंट पर अपने पास, अपने मुख्यमंडल समाज में कई पत्रिकाएँ प्रति माह प्रकाशित होती हैं, यदि अपन पत्रिका के उपयोग करके तो एक पॉइंट ये दिया जाए और इस संबंध में जितने विद्वान लोग हैं
जो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं वो लिख कर के भेजें। तो अभी जो बात अपनी आई लिखित में, वो भी अपने आप क्या होगा कि सारी जो चीज़ें उसके जो विभिन्न प्रकार के पहलू हो सकते हैं वो सारे के सारे पहलू का संकलन होगा और फिर उसमें छांट करके फिर अपन उसको उसमें मैंने पत्रिका में देंगे। तो उससे क्या होगा कि अपना बहुत सा काम तो अपना बिना आए भी हो सकता है। ये मेरा सुझाव है। काम तो आना और परस्पर मिलना है, नहीं, वो जरूरी है। पत्रिका तो बाद की बात है। मैं ये नहीं कहता गोष्ठी हाँ। बेकार है, आना भी जरूरी है, हाँ। मिलना जरूरी है, मूल तो यही है। परंतु बहुत सा काम अपने बिना आए भी ठीक है। केवल पत्रिका के माध्यम से हो सकता है। हाँ जी, धन्यवाद। आइए सुदीप जी। आदरणीय सभी विद्वतगण, मुझे पंडित साहब के माध्यम से इस गोष्ठी में आने का मौका प्राप्त हुआ। यद्यपि विषय तो हमें कोई विशेष ख्याल में नहीं था, ना हम बोलने के हिसाब से आए थे, फिर भी पुण्य के उदय से कहो या आपने हमें इतना बोलने का मौका दिया। लेकिन सबसे पहले जैसे अभी भरत भाई ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अगली गोष्ठी का विषय कुछ ऐसा हो, जैसे समय सार जी में एक बात आई है कि यदि हम आत्मा को चेतन मात्र मान के छठ में कलश के बाद में आई है, यदि इतना ही अनुभव करेंगे तो सभी मत वाले सम्यक दृष्टि ठहरेंगे। इसलिए चैतन्य का संपूर्ण सर्वज्ञ भगवान ने जो स्वरूप कहा है, वैसा श्रद्धा वैसा निर्णय करके फिर यदि अनुभव करेंगे तो वास्तव में सम्यक दर्शन होगा। ये शायद वहाँ पे उसमें लिखा है। और अभी अभी हमारे पंचास्ती का प्रवचन सार वगैरह पे काफ़ी पिछले कुछ वर्षों से गहरी चर्चा हुई और हम ऐसा महसूस करते हैं कि गुरुदेव को जो लोग सुनते हैं डायरेक्ट या ज्ञान मात्र आत्मा वगैरह, तो उनको थोड़ा सा उसके पहले उन ग्रंथों का भी बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। तो अभी जो उनका सुझाव आया था कि हम ज्ञान का विषय भी रास्ते में हमारी चर्चा हुई थी वहाँ से कि ज्ञान का विषय क्या है और दृष्टि का विषय क्या है, इन दोनों का सुमेल रखते हुए फिर यदि अन्यथा आपने देखा होगा कि ये मोबाइल वगैरह की अपन दुकान पर जाते हैं और मार्केट में जब परचेस करते हैं तो सामने वहाँ उसके शो केस में, हमें नहीं मालूम आपके यहाँ किस टाइप की शॉप्स होती हैं, उधर मोबाइल बहुत सारे रखे रहते। तो हमने बोला भैया ये दो, तो वो तो डिब्बा होता है खाली। आप जिन लोगों ने मोबाइल परचेज किए होंगे, आप दुकानों में जाओ, असली मोबाइल तो उनका वहाँ रहता है। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे कि कहीं हम भी नकली चैतन्य के रसिया ना रहें और आगम के परिप्रेक्ष्य में गंभीरतापूर्वक उसको सोचें और उसके बाद यदि इस तरीके से अपन चेतन मात्र संबंधी यदि ये अगली गोष्ठी में यदि ये विषय रखेंगे तो काफ़ी उपयोगी होगा। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट और कहना था, हमें मालूम है थोड़ा समय कम है, कि जैसे चूँकि आत्मानुभूति के संदर्भ में यदि देखा जाए, स्वयं की आराधना की दृष्टि से देखा जाए तो गुरुदेव की कैसेट लेके या जो भी अपन उन गंभीर विषयों पे खुद चिंतन करें, बात एक अलग है। लेकिन जब हम बाहर में समाज में तत्व प्रचार करने की दृष्टिकोण से जाते हैं और विद्वान दोनों ही काम करता है, स्वयं की आराधना भी करता है और समाज में भी जाता है, तो हम थोड़ा सा केवल अपने समझ लो कुछ प्रवचनों के माध्यम से, कुछ चिंतन के माध्यम से सीमित ना रहें, आगम के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण अध्ययन करें, ताकि समाज में कई बिंदुओं पे जब सामने से प्रतिपक्ष से जब कोई बात आती है तो उनमें हमें चुप ना रहना पड़े, या समझ लो कि हम संपूर्ण रेफरेंस ना दे पाएँ। ये थोड़ा सा हमारा कहने का तो सुझाव था। और अगली गोष्ठियों में उनको भी समझ लो कि संपूर्ण रूप से उनको भी वहाँ स्थान मिले, उन विषयों को भी स्थान मिले, उन वक्ताओं को भी स्थान मिले, ऐसी हमारी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा विचार आपने किया। श्रेयांश जी शास्त्री हमारे, हाँ डॉक्टर श्रेयांश जी, आसन्न डॉक्टर। ओम नमः सिंधिभ्य। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री विराग जी के सुझाव का और आदरणीय अभय जी की सहमति का, कि जिन कारण से मुझे यहाँ पर बुलाया गया, अन्यथा मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप लोगों के बीच में उपस्थित हो सकूँ। मैं सुझाव देना चाहूँगा, वैसे अधिकतर बातें आ चुकी हैं, फिर भी कुछ बातें मैं लिख के लाया था, उसमें कुछ बातें राकेश जी ने, बसंत भाई दोषी ने कहीं। संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि जो बिंदु आपने भेजे वो वक्ताओं के साथ साथ आप श्रोताओं को भी भेजें, ताकि श्रोता उस बारे में विचार करके आए और प्रश्न करने के लिए समक्ष हो सकें। और बिंदुओं के अलावा आप यदि गुरुदेव श्री का सानिध्य हमें प्राप्त कई विद्वानों को नहीं हुआ, तो बिंदुओं के साथ साथ गुरुदेव श्री के प्रवचन आप किस में हैं, उन प्रवचनों की किताबें और सीडी का उल्लेख भी करें, ताकि वो हम पढ़कर सुनकर आवें और संबंधी जानकारी लेकर आवें। और दूसरा कि जो वक्ता हैं और वक्ता के साथ साथ जो श्रोता हैं, तो
यदि वे नहीं तो जो संयोजक हैं वे जिस विषय का चयन कर रहे हैं उस विषय संबंधी साहित्य पूरा लेकर आवें, ताकि संदर्भ होते समय प्रत्यक्ष उपस्थित कर सकें। और यदि हमें कोई शंका होती हो तो हम उस लाइब्रेरी का मतलब जो परमानेंट मतलब लाइब्रेरी उसमें से साहित्य से निकाल के कुछ शंका समाधान कर सकें, एक बात। और दूसरा कि मैंने 2-3 साल पहले जयपुर खानीय तत्व चर्चा अध्ययन किया था, तो उसमें मैंने देखा था कि जो चर्चा होती थी बाकायदा आप लोगों के परिचित होगी लिखित रूप में होती थी। तो यदि लिखित रूप में होती है, ऐसी बात आ चुकी है कि लिखित रूप में होना चाहिए, तो अभय भाई साहब से मैंने कहा था तो उन्होंने कहा था कि सीडी वगैरह में रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हम इसलिए लिखित चाहते हैं क्योंकि जैसे सोपा प्रकाशक में गोष्ठी हुई तो इस बारे में दादाजी का जो सुझाव, दादाजी का जो विचार थे, सभी विद्वानों के जो सुझाव थे, ये सारे सुझाव एक निष्कर्ष निकला। और निष्कर्ष ना सिर्फ मंगलायतन पत्रिका में अपितु हिंदी गुजराती पूरे भारत की जितनी भी मुख्य समाज की पत्रिकाओं में हैं उन पत्रिकाओं में ये दस्तावेज जाएं कि ये निर्णय हुआ है और इस बारे में ये विचार हैं, ताकि ऐसा हो सके, एक बात। और तो चौथा बात कि जो अभी नरेंद्र जी कह रहे थे, अशोक जी ने भी कहा था कि जितने वक्ता विद्वान हैं वे वक्ता विद्वान अपने जो विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं वे सारे विचार अपने पहले से लिखकर लावें और यहाँ पर प्रस्तुत करें ताकि प्रमाण उपलब्ध करने में उन्हें परेशानी न हो। और एक बात और जो कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जैसे डॉक्टर साहब ने विषय कहा था कि ये गोष्ठी वाद विवाद नहीं है, ये गोष्ठी है शास्त्रार्थ की, तो इसका भी ध्यान रखा जाए कि शास्त्रार्थ है तो इसका प्रयोजन परक शास्त्रार्थ है या आगम परक शास्त्रार्थ है। तो और यदि ऐसा हम चाहते हैं कि आगम परक के बिना चर्चा करना असंभव नहीं, क्योंकि अनुभूति तो एक समय की है, तो आगम परक जो चर्चा हो रही है तो उसके साथ साथ एक विद्वान ऐसा बुलाया जाए कि जो उसका अध्यात्म प्रस्तुत कर सके। जैसे हमने विषय लिए 6 द्रव्य हैं, तो कोई सभी वक्ता कह रहे हैं कि द्रव्य 6 होते हैं, लेकिन एक जो अध्यात्म पक्ष वाला वक्ता होगा वो ये बताए कि भाई द्रव्य 6 नहीं होते, द्रव्य 7 होते हैं, जो 7वां द्रव्य वो मैं हूँ, मतलब एक अध्यात्म परक चिंतन ये प्रस्तुत हो सके, ऐसी बात। एक बात आप वो काम संभालना, नहीं, मैं अभी इतना योग्य नहीं हूँ अध्यात्म वाला, मैं इतना योग्य नहीं। और एक बात तो कि जो गोष्ठी है अंतिम बिंदु है कि गोष्ठी का समय निर्धारित हो। समय मतलब कि जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब जैसे ये गोष्ठी हमारी 5 दिन की है तो हम 5वें दिन देखते हैं कि जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, जो मुख्य विद्वान हैं, वे ही नहीं हैं, तो हम ढीले हो गए और शायद ऐसा हो सकता है हम भी 2 दिन पहले चले जाते हैं। तो एक ड्यूरेशन निर्णय हो ताकि सभी लोग, समापन भी एक सा हो और उद्घाटन भी एक सा हो, सबके बीच में, और प्रस्ताव ऐसा पारित हो। बाकी जो अच्छा है आपने मुझे बुलाया इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा टू द पॉइंट सुझाव रखे। मैं विराग शास्त्री से भी निवेदन करूंगा कि वे अनुभव सुनाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर भी संक्षेप में जो भी उन्हें कहना हो। हेलो, मेरा ये दूसरी गोष्ठी का काम करने का अनुभव था। लाभ तो बहुत कम ले पाया क्योंकि व्यवस्थाएं करने में ही बहुत समय निकल जाता था, फिर भी बहुत कुछ यहाँ पर बैठने का और सुनने का सौभाग्य मिला। कुछ कमियाँ मुझे लग रही हैं, वहाँ तो नहीं लगी, यहीं लग रही हैं। वो कारण ये है कि हम वक्ताओं को उतना मैटर हाथ में नहीं दे पाए। हम श्रोताओं को, वक्ताओं को भी, प्रत्येक श्रोता के हाथ में भी वो मैटर हो, वक्ता के हाथ में वो मैटर हो, और उसका रेफरेंस के एक अलग छोटी सी बुक भी निकाल कर ला सकते हैं कि ये मैटर कहाँ कहाँ है, ताकि वक्ताओं को, श्रोताओं को उसका उल्लेख पढ़ने में और समझने में अनुकूलता हो, वो अपने विषय को स्पष्ट कर सकें। और आगे की गोष्ठी में हम ये प्रयास करेंगे कि आपको ये दिक्कत नहीं आवे। और रही बात और सब की, और कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हम चाह के भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतना हाई लेवल का विषय चलता है, मेरा इतना अभ्यास अभी है नहीं है। लेकिन इतनी ज़रूर कहता हूँ कि मुझे व्यवस्था करते करते ऐसा लगता है सुन करके कि मैं सच कहता हूँ, मैं अपने अंदर की बात बोलता हूँ, आप लोग सब अपने अंदर के ही हैं। पोन्नूर गोष्ठी में जब चर्चा हुई, भाई साहब अभय जी यहाँ हैं, उनके साथ चर्चा, तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि जनागम में इतने कठिन विषय भी हैं। पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, इतना डीपली चर्चा। जब भरत भाई जी का व्याख्यान हुआ तो हमने पता नहीं कौन कौन सी कहाँ से कौन कौन सी बातें कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था।
लेकिन जैसे मुझे इतना और स्वाध्याय करने की प्रेरणा, जानने की प्रेरणा, समझने की प्रेरणा बहुत बढ़ी है इस गोष्ठी के माध्यम से। अगली गोष्ठी में अधिक से अधिक विद्वानों को आमंत्रण करने का प्रयास करेंगे। श्रोताओं में मतलब विद्वान ही श्रोता होंगे ऐसा प्रयास करेंगे, क्योंकि अधिक अन्य श्रोता आते हैं तो व्यवस्थाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम का लाभ भी वो कम ले पाते हैं, वो बुरा मानते हैं अपनी बातों का। हम बोलेंगे सब चलो टाइम हो गया, वो बुरा भी मान जाते हैं। तो हम चाहते हैं वक्ता श्रोता वक्ता हो, वक्ता विद्वान हो और सब यहाँ पर आके भरपूर लाभ लेवे। मुझे तो ये सब गोष्ठी करने का जितना उत्साह आया, भाई साहब अभय जी नहीं हो तो मैं गोष्ठी कुछ काम कर ही नहीं पाऊँ। ये उनकी भाषा में कहूँ तो वो सॉफ्टवेयर है, हम हार्डवेयर हैं, ऐसा। तो जितना हो पोनूर में सकेगा। हमने कहा था, जब पोनूर की गोष्ठी रखी थी तो अनंत भाई ने इस भाषा में बोला कि हार्डवेयर विराग संभाल लेगा ना, सॉफ्टवेयर आप संभाल लेना। ना तो हम और प्रयास करेंगे और आगामी गोष्ठी जब भी होगी पूरी तैयारी के साथ। और हमारा पहला अनुभव थोड़ा सा कच्चा था, पहली बार था, ये द्वितीय अनुभव हमारा और बढ़ा है। व्यवस्था उससे अच्छी बेहतर हुई है, चर्चा भी उससे बढ़िया तरीके से हुई है। मैं समझता हूँ 2-3 जब गोष्ठी हो जाएंगी तो गोष्ठी का जो लेवल जो आप लोग चाहते हैं कि गोष्ठी होना चाहिए, इस लेवल की होना चाहिए, वो होगी 100%। 2-3 गोष्ठी के पश्चात आपको लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन एकदम से कोई काम हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। 4-5 गोष्ठी के बाद पूरे देश को उस गोष्ठी का लाभ मिलेगा, एक अलग जाति का माहौल बनेगा। हो सकता है कि सारे देश के विद्वान एक मंच पर बैठे हों, ऐसा भी हमें अद्भुत दृश्य देखने को इस गोष्ठी के माध्यम से मिलेगा। बहुत बढ़िया, तो हम बहुत ऐसा ही प्रयास करेंगे। सौरभ जी, हाँ हाँ आओ सौरभ, पीछे विक्रांत जी है। हाँ ठीक, अशोक भैया उसके बाद। सुझाव तो मैं आप लोगों को क्या दूं, सुझाव देना तो क्या दीपक सूर्य को प्रकाश दिखा सकता है, तो आप लोगों के आगे सुझाव तो नहीं दे सकता। बाकी आप लोगों ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ बुलाया था वो उस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आपने जो श्रोता विद्वान बुलाए थे कि आप यहाँ सुन के जाइए और तत्व का प्रतिपादन कैसे करना चाहिए, वो मैंने तत्व का प्रतिपादन बराबर सीखा। इन गंभीर विषयों का चूँकि रेगुलर स्वाध्याय होता है तो अध्ययन है बराबर, लेकिन किसी को समझाना कैसे, उस पर कमांड कैसे करना, उस पर विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से उसका प्रमाण देना कैसे, तो यहाँ विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से हमने सब सीखा। आदरणीय राकेश जी भाई साहब की एग्रेसिवनेस देखी हमने, और हेमचंद जी के प्रमाण देना सीखे, और हमने अभय जी को चूँकि स्मारक में पढ़ा है, लेकिन यहाँ इस बात को देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितना कमांड अभय जी का हमें नयचक्र और क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाने में था, उससे कहीं अधिक कमांड इस इतने गंभीर विषय पे भी वैसा ही देखने को हमें मिला। और दादा का ज्ञान चूँकि हमसे परिचित था, लेकिन दादा ने सबकी चीज़ों को सुनकर और जो समेट कर उन्होंने हमें सार दिया, उस बात से हम इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गए कि कम समय में यदि आपको तार्किक शैली से किसी को ये विषय समझाना है तो कैसे समझाया जाए। तो इस प्रकार से जितने भी विद्वान थे हमारे, और एक बहुत खुशी की बात थोड़ी मुझे हुई कि जिनका हम स्मारक से सारे विद्यार्थी नाम सुनते आए हैं, खेमचंद भाई और राम जी भाई, मुझे नहीं पता था कि उनके बेटे यहाँ हैं, मुझे दोनों का नहीं पता था। और जब मैंने नाम सुना कि सुमन भाई राम जी भाई के बेटे हैं और भरत भाई खेम जी भाई के बेटे हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज तक मैंने नाम सुना था। तो भाई साहब एक पंक्ति बोलते हैं, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। तो जैसे ही मैंने सुना तो मैं भरत भाई से मिला कि आपसे मिलकर अब मुझे सही खुशी हुई जब मैंने आपके पिताजी से आपका परिचय प्राप्त किया। तो इस प्रकार से ये सारी गोष्ठी आयोजित की गई, और इसमें देखिए आप सबने सुझाव बहुत बढ़िया दिए, और इसका जो सिस्टम चला, विराग जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि ये गोष्ठी केवल प्रयोग तौर पर है। 4-5 गोष्ठी करने पर हम इतने उसमें परफेक्ट हो जाएंगे कि उसमें कहीं कमी की गुंजाइश नहीं रहने वाली है। हमारे अभय जी भाई साहब और विराग जी भाई साहब की मेहनत को देखकर ऐसा लगता है कि और कोई क्या इस मेहनत को कर सकता है। दूसरी बात, हमारे श्रेयस जी ने जो बात कही कि सारे विद्वान अपने अपने ग्रंथ लाएं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ वो उन ग्रंथों को लाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो ई-लाइब्रेरी बना रहा हूँ वो ई-लाइब्रेरी अगली गोष्ठी तक पूरी तैयार हो जाए। आप जिस ग्रंथ का नाम सोचेंगे आपको कंप्यूटर पर बटन दबा दी साथ पूरा ग्रंथ हाजिर हो जाएगा। विराग जी ने सुझाव दिया था, हम बगल में प्रिंटर रख देंगे, लाइब्रेरी टाइप का कंप्यूटर रख देंगे, आप जाइए अपने कोटेशन छांटिए, प्रिंट निकालिए और आप ले आइए। तो जितने ग्रंथ लाने की जिम्मेदारी इनकी। हाँ, ई-लाइब्रेरी। ई-लाइब्रेरी
तो वो ई लाइब्रेरी, चूँकि ग्रंथ मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं, करीब 400 ग्रंथ इकट्ठे हो गए हैं, कुछ ग्रंथ और इकट्ठा करना बाकी है, तो ऐसे करके 500 पूरे ग्रंथ 8-9 DVD में आएंगे और वो सब आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। हाँ, बस इतना ही मैं कहना चाहता था। आपने मुझे बुलाया और मैं आपके उद्देश्यों की पूर्ति करूंगा, इस बात का विश्वास दिला के मैं समापन लेता हूं। बहुत अच्छा। अभी कोई विक्रांत आइए। ई लाइब्रेरी का तो जो सुझाव है वो तो बहुत अच्छा है, वो तो आप कर देंगे, मगर शास्त्र जो मूल शास्त्र है वो इधर आधार के लिए रखे तो अच्छा होगा। नहीं, उसमें 10, 15, 20 ग्रंथ जो है मेन आपसे सुझाव लेके उनकी व्यवस्था वहाँ पहले से करवा देंगे। हाँ, अभी इस समय इतना नाटक समाचार की ज़रूरत पड़ी, तुरंत कारंजा से बुलवा लिया। हाँ हाँ। विद्वत गोष्ठी में मैं यहाँ पर आया, वैसे आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब भाई साहब का फ़ोन आया और बोला कि तुमको तो आना ही है, ना नहीं कहना है, तो मैं आया। लेकिन आने के बाद ऐसा लगा कि सच में मेरे को पहली गोष्ठी में भी आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लाभ बहुत मिलता है। उसमें मेरे सिर्फ 2 सुझाव है, 3 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँगा। एक सुझाव ऐसा है कि जब एक विषय पे चर्चा चली तो मैं कहता हूँ श्रोता लोगों में से 2 या 3 आप ही छांट लेवे और उसको दोपहर में क्या चर्चा चली वो बतावे। ऐसा होगा तो कंसंट्रेशन भी सुनने वाले का बढ़ेगा और उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा। एक ये बात थी। दूसरी बात, आने से पहले सिर्फ जैसे आप विद्वानों को विषय भेज देते हैं, वैसे मैं कहता हूँ श्रोताओं को भी भेज दिया जाए, तो वो भी कम से कम पढ़ के आवे कि हमको इस विषय पे सुनना है, तो उसमें उनको भी लाभ मिलेगा और उसका कोई एक आध पॉइंट उनको अच्छा लगे तो वो भी यहाँ प्रस्तुत कर पाएगा। तो ये 2 पॉइंट मेरे को बताने थे। इस प्रकार से यदि इसमें हो जाए तो अच्छा रहेगा। इतना बोल के मैं मेरा ख़त्म कर दूँ। बहुत सुंदर। हाँ, अभी विमल जी आइए। 2 मिनट बोल दो। अब आप हो यहाँ छिंदवाड़ा के प्रतिनिधि। ओम नमः शिवाय। इस गोष्ठी का सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष के विद्वान साधर्मी निरपेक्ष भाव से सब एक दूसरे से मिलते हैं, अपना साधर्मी प्रेम बढ़ता है और उनके द्वारा तत्व तो प्राप्त होता ही है। मुझे इस गोष्ठी से बहुत लाभ हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये गोष्ठी 1 वर्ष में ना लगकर 6 माह में लगे और इसका सब विद्वानों को बुला करके सब श्रोताओं को लाभ हो। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। आओ, ये हमारे अनिल कुमार जी जिन्होंने भोजनालय डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, स्वाध्याय प्रेमी तो हैं ही, वो भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अनिल जी छिंदवाड़ा। इस गोष्ठी का जो आयोजन किया है आनंद भाई ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये विद्वत गोष्ठी इसलिए रखी गई है कि एक तो जितने विद्वान हैं वो सारे एक ही मंच पे इकट्ठे हो और इस गोष्ठी में उन्हीं विषयों को रखा जाए। मतलब मेरा ऐसा सुझाव है, कोई ज़रूरी नहीं है, जिन विषयों पर कुछ मतभेद है, मतलब मतभेद तो नहीं है लेकिन प्रस्तुत करने का साथ विद्वानों का तरीका अलग हो सकता है, तो उन्हीं विषयों को लेकर इस गोष्ठी में चर्चा की जाए, ताकि जब वो समाज में जाकर उन विषयों को प्रस्तुत करें तो हमें ऐसा ना लगे कि अगर हेमजी भाई साहब आता रही है तो उन पक्ष वाले और ये वो पक्ष वाले। गुरुदेव ने जो बात कही है उसी बातों को, जैसे सुदीप जी ने कहा कि आगम प्रमाण के साथ मिलाकर प्रस्तुत करके वो बात को अगर आप रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये गोष्ठी का लाभ सबसे ज़्यादा जो पूरे भारत में जो श्रोता लोग हैं जो सुन रहे हैं गुरुदेव के आज प्रवचनों को, उनमें हमको विविधता भाषित नहीं होंगी। बस इतना ही। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अनिल जी। नन्हे भैया आओ थोड़ा। नन्हे भैया हमारे और पंडित साहब के बीच के सेतु हैं, तो वो उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचाते हैं, हमारी भावना उन तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम उनके कृतज्ञ रहते हैं हमेशा। इस गोष्ठी में आप सबने हमें बुलाया, इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। हम अभी पंडित जी के पास से ही आ रहे थे, उनका ये भाव था कि तुम वहाँ जाओ और उसको इस गोष्ठी में क्या क्या चर्चाएं चलती हैं उनको विधिवत तरीके से अपने ज्ञान में लेके हमें भी बताना। और राकेश भाई ने एक बात वहाँ कही थी, मऊ में भी कही थी, भिंड में भी कही थी
कि आज जितनी आवश्यकता हमें विद्वानों की है उतनी ही आवश्यकता हमें ब्रह्मचारी भाई बहनों की भी है। लेकिन उस किसके, एक मिनट काय की है कि जिस प्रकार यदि विद्वान समाज में जाते हैं तो जितना उनका प्रभाव होता है उससे भी ज़्यादा प्रभाव एक ब्रह्मचारी का होता है। लेकिन वो ब्रह्मचारी यदि आगम के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से साक्षर हों, यदि वो अध्ययन करें, विधिवत उनका ज्ञान हो, तो उससे बहुत ज़्यादा समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं आप लोगों से इस निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विद्वत गोष्ठी के साथ साथ एक ब्रह्मचारी भाई बहनों की गोष्ठी भी पढ़ने पढ़ाने की योजना में रखी जाए, जिससे ब्रह्मचारी भाई भी विधिवत तरीके से पढ़ाई करके और समाज में इस तत्व प्रचार प्रसार को शिविर लगाया जाए, ऐसा हमारा भाव है। तो आप सब लोग इस पर विचार करेंगे। और दूसरी बात हम आपसे एक और कहना चाहते हैं, ये गोष्ठी किसी व्यक्ति की नहीं मानकर ये गोष्ठी हम अपनी माने। इस गोष्ठी को हम ये नहीं माने कि हमें मामा जी ने लगाई है या भव्य भाई साहब ने लगाई है या विराग जी ने लगाई। इस गोष्ठी के हम अभिन्न अंग बने, हमें ऐसा लगे कि ये गोष्ठी हमारी है। इस गोष्ठी में हम पूर्ण रूप से इस एक जैसे हम घर के सदस्य होते हैं, माने हमें तो अनुभव नहीं है शादी का, लेकिन जब लड़की की शादी करते हैं तो उस पूरे घर में हम कैसा माहौल करते हैं, माने सारे रिश्तेदारों को हम अपनापन करके, सारे घर वालों को अपना कर बुलाते हैं। ऐसे इसमें हम अपना समझकर यदि इस विद्वत गोष्ठी को, इन गोष्ठियों को हम संचालन करेंगे और इसमें अपना योगदान रखेंगे तो इस गोष्ठी आगे भविष्य में बहुत बहुत कारगर होगी और हम सबको इस दिशा निर्देश देगी। इसलिए हम सबको धन्यवाद। मुझे तो इतना ही कहना है कि ब्रह्मचारी भाई बहनों के शिविर का अधिकार तो ब्रह्मचारियों को ही है। अभी वो हम लोग की तो एंट्री भी नहीं है शायद उसमें। मैं सही कहता हूँ, भिंड में जो हुआ था तो मेरे से उसका फ़ोन आया था अपने अमित का कि पंडित साहब ने अगर पूछा कि टीचर कौन आएगा तो हम आपका नाम दे सकते हैं क्या। तो मेरे बड़ी खुशी की बात है, अगर पंडित साहब की अनुमति होगी तो हम उसमें अपना योगदान देने में अपना गौरव अनुभव करेंगे। फिर भी वो किन्हीं कारणों से उस ब्रह्मचारी भाई बहनों के शिविर का भी स्वरूप बदल गया और वो समाजोन्मुखी हो गया और वो समाज को पंडितशिप का लाभ मिला। मैं नन्हे भैया से कहता हूँ वो पंडित साहब को ये कहें कि वो ऐसे स्थान पर लगावें जैसे सिद्धायतन में, सोनागिर में, जहाँ समाज की अपेक्षा नहीं रहे और खर्चा भी समझ लो उसका एक व्यवस्थित बजट बना के आसानी से उसका इंतज़ाम हो सकता है। बहुत से लोग तो ऑफ़र करेंगे कि हमारी तरफ से वो शिविर आप लगाइए। 100 आदमियों को 8 दिन तक इकट्ठे रखना और उनकी क्लासें लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारा सिद्धायतन से निमंत्रण जो है ब्रह्मचारी भाई बहनों के लिए आप उनको पहुंचा दें और अगर वो हमें आज्ञा देंगे तो हम पढ़ाने आ जाएंगे। अन्यथा जो और भी ब्रह्मचारियों में जो हैं इस योग्य तो हैं ही कई, तो वो भी आ सकते हैं। रवि तुम बोलोगे? संक्षिप्त में बोलना, लेकिन उधर क्यों पीछे का वो बोर्ड चाहिए हमको। वैसे विद्वानों की गोष्ठी में मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ बोलना ज़्यादा आता नहीं है। फिर भी अभी जो भिंड में पंडित साहब ने जो एक संदेश भेजा है और आचार्य कुंद का भी मोक्ष अधिकार का कलश सभी जानते हैं। सिद्धांतो ये मुदात्त चित्त चरित मोक्षार्थ भी सेव्यताम। हमें सेवन करना चाहिए। हमने ज्ञान बहुत कर लिया है, पंडित साहब बोलते हैं हमने बहुत ज्ञान कर लिया, सब कुछ। बहुत लोग सेवन करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सेवन करना चाहिए। लेकिन हमने ज्ञान करके उसको क्या कर लिया है। पंडित अपने मांगी लाल जी साहब एक भजन गाते हैं, उसमें एक शेर भजन की 2 लाइनें हैं। ए शिखर तू तो मसले मसाइल का कायल ही रहा। मसले मसाइल माने, इस शिखर चंद जी का एक भजन है। तो मसले मसाइल माने होता है वाद विवाद, चर्चा, गोष्ठी। ए शिखर तू तो मसले मसाइल का कायल ही रहा। हमने करके तजर्बा आज यही देख लिया, अनुभव करके हमने यही देख लिया। क्या देखा
हमने अपने में ही माहे ज़बी देख लिया। माहे ज़बी माने तीन लोक की सबसे सुंदर वस्तु, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में हमने अपने में ही माहे ज़बी देख लिया। अब न पर्दा रहा पर्दे नसी देख लिया। माने तीन कर्म के भीतर जो बैठा हुआ था हमने करके तजुर्बा आज यहीं देख लिया। हमारे पंडित साहब कहते हैं कि सेवन करना चाहिए। एक समय 1 मिनट में बात करते ख़त्म करते हैं। सेवन कैसे करें कि सेवन, एक व्यक्ति था उसके पेट में दर्द हुआ, वो वैद्य जी के पास गया और उसने कहा वैद्य जी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उनने कहा ये पुड़िया ले जाओ। कहले इसमें क्या है? कहले अजवान है, काला नमक। कहले जो तो हमारे घरे दर्द हो। तो कहले सेवन क्यों नहीं किया? मतलब ज्ञान किया और सेवन नहीं किया, ये हमारी भूल रही और हम अनादि से भटक रहे हैं। और 2 बातें बस 1 मिनट स्वामी जी के प्रति, और चूँकि स्वामी जी की ही महिमा चल रही है, लेकिन 2 लाइनें। हे गुणवंता ज्ञानी अमृत वर्षारे पंचम कालमा, ए गगन मंडल में गौआ बयानी, ए वसुधा दूध जमाया, अरे सुगरा था सो माखन पाया, जगत छाछ भरमाया, अमृत बरसारे पंचम कालमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमयी एक परम ज्योति हूँ। इस सिद्धांत का सेवन करें और अनंत काल के लिए सुखी हों, इसी भावना से। हाँ, अब मैं अशोक भाई को बुलाऊंगा, उसके पहले विजय भाई से निवेदन करता हूँ। आइए विजय कुमार जी, और 2 मिनट में अपने विचार उद्गार व्यक्त करें। देखिए, प्रसंग जो है गोष्ठी पर अनुभव सुनाने का है, प्रवचन का नहीं है। फिर भी आटे में नमक जैसा थोड़ा चल गया। ये प्रसंग के अनुसार बोलने की अभ्यास हर एक को डालना चाहिए। प्रथम तो आयोजक और संयोजक जो है उनका आभार व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि ये विद्वत गोष्ठी रखकर जो समाज में जाने वाले विद्वानों को एक जगह लाके उनके विचार सुनने और सुनाने का जो कार्य हुआ है वो अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक था। कहीं कहीं विद्वानों के विचारों में भी भिन्नता जो आती थी, तो ऐसे एक जगह बैठने की वजह से जो विषय स्पष्ट हुए उसमें सूक्ष्मता भी आई है, जो अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि प्रवचन में जाते समय अगर विद्वान ही एक दूसरे से अलग कुछ कहें तो वह भी समाज पे उसका इम्प्रेशन गलत होता है और उससे समाज में अपनी भी प्रतिभा मैली हो सकती है। तो ऐसे विद्वत गोष्ठी का आयोजन बार बार हो, संख्या अधिक रहे, शुरू में जितने लोग भाग लेते हो उतने आखिरी तक टिके, यह भी होना चाहिए। क्योंकि कोई अगर बीच में निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें, ऐसी संयोजक व्यवस्था करें। जिन्होंने आनंद भाई और ब्रह्मचारी अपना हेमचंद जी आदि ने जो प्रयास किए हैं, अभिनंदन जी ने, विराग जी ने जो इसमें जो कुछ भी कष्ट सहन करके इसको पूरा करने की कोशिश की है और हो गया है, तो सभी के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मैं मुक्तागिरी की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। पुन्नूर के बाद अनंत भाई ने कई बार कहा कि आगे की गोष्ठी करना है, तो कहाँ करना है इस पर बोले आप लोग विचार करो। तो मेरा राग तो सिद्धायतन का था, मैं चाहता था कि गोष्ठी एक सिद्धायतन में रखी जावे, परंतु पता नहीं क्यों अनंत भाई को मुक्तागिरी का राग था, तो उन्हें डायरेक्ट तो हमसे नहीं कहा। ये विराग ने बताया कि उनकी इच्छा
मुक्तागिरी में रखने की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार मुक्तागिरी की, अगले बार सिद्धायतन में देखी जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके पहले जब हम छिंदवाड़ा प्रवास में थे तब भी यहाँ शायद 3-4 दिन के लिए विमल जी आए होंगे, उस समय संध्या बहन भी थी, तब हम आए थे और बहुत धुंधली सी याद इस क्षेत्र की हमारे मानस पटल पे थी। तो हमको भी आकर्षण हुआ कि मुक्तागिरी में ये गोष्ठी रखी जाए, और जैसे ये तय हुआ तत्काल हमने हमारे साथी आलोक जी शास्त्री से संपर्क किया और उनसे कहा गया आप हमको वहाँ का कांटेक्ट कैसे हो, क्या हो, तो आप बताइए। वैसे तो विराग जी को मालूम था, और आलोक जी ने तत्काल हमारे अशोक भाई चौरे उनसे संपर्क किया और उनने तुरंत हमको फ़ोन किया, आप तो समझ लो आपकी गोष्ठी हो गई, आपको तो क्या व्यवस्था चाहिए है वो आप हमें बता दीजिए, सारी व्यवस्था आपको उपलब्ध हो जाएगी। और अशोक भाई ने इतनी लगन से, पूरी समर्पण भाव से, जैसे कि ये उन्हीं का कार्य है भी उन्हीं का ही, तो उन्होंने इसको संपन्न किया, कराया। उनके और उनके स्टाफ ने पूरा इसमें जो सहयोग दिया है वो हम कभी भूल नहीं सकेंगे। सचमुच में इतना अच्छा लगा। वैसे प्रस्ताव तो ये है कि गुजरात में होनी चाहिए, एक सिद्धायतन में होनी चाहिए, तो विचार तो सब हैं। ये मैं अंदर की भावना व्यक्त करता हूँ कि भले 2-4 साल बाद सही, फिर दोबारा भी मुक्तागिरी का प्रस्ताव आएगा तो सबसे पहला वोट मेरा मुक्तागिरी को ही जाएगा। क्यों? हमें एक तो गर्मी की बहुत लोगों को आशंका थी, कूलर भी हमने बुलवाए, लेकिन हमें तो पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना सुंदर, इतनी गर्मी में भी इतना सुंदर वातावरण यहाँ पर प्रकृति ने इसको वरदान दिया है। एक अपेक्षा से मच्छर नहीं है, एक अपेक्षा से असुविधा भी वरदान हो गई। धन्य है जो मोबाइल के नेटवर्क नहीं मिलते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया हुआ। मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार आनंद भाई के ट्रस्ट की ओर से, सभी विद्वानों की ओर से, सभी आगंतुक समाज की ओर से अशोक भाई के प्रति करता हूँ। अभी वे 2 मिनट अपने उद्गार वो भी व्यक्त करेंगे और फिर सुमन भाई के द्वारा उन्हें चित्र और सीडी वगैरह भेंट की जाएगी। आइए अशोक भाई। जब आलोक जी का फ़ोन आया कि हम मुक्तागिरी में विद्वत गोष्ठी करना चाहते हैं तो पहले तो घबरा गया भैया, क्योंकि हमको गुरुकुल के अनुभव में ये सिखाया गया था कि दोनों के 3 लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। या तो 2 महिलाएं की कहीं चर्चा होती हो तो बीच में मुंह नहीं मारना, 2 कुत्ते लड़ते हो तो उनको छुड़ाने के फंदे में नहीं पड़ना, और तीसरा 2 विद्वान चर्चा हो तो वहाँ से भाग जाना। तो डर तो ये लग रहा था कि ये विद्वत गोष्ठी में अपन सुखरूप अपने घर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि विद्वानों का लफड़ा जरा मुश्किल का मामला होता है। और यहाँ पे हमने ऐसे कई विद्वानों के प्रसंग देखे हैं कि हमको आयोडीन और डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करनी पड़ी है क्षेत्र पे, तो डर तो था ही, लेकिन थोड़ा छोड़ो नहीं, वो कहावत भी मालूम है कि वो एक कहावत ऐसी है कि 2 कुत्ते, 2 वेश्याएं और 2 पंडित ये एक दूसरे को देखते हैं तो श्वानवत गुरगुरायते, ये आखिरी की पंक्ति है उसमें। तो यहाँ तो हमको थोड़ा डर भी था। पंडितो पंडितम दृष्टवा श्वानवत गुरगुरायते, ये सूत्र था, तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि अपन करें तो क्या करें। लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, शांति से सब हुआ है, इसका थोड़ा आनंद भी है और थोड़ा शल्य भी है। तो शल्य इस दृष्टिकोण से हैं कि इन्होंने जो पहले विद्वानों की लीज दी थी उसमें से पूरे तो पूरे नहीं आए हैं, कुछ आए और कुछ नहीं आए। तो मतलब जो लाभ सबको मिलना था वो अधूरा मिला है, पूरा नहीं मिल पाया। लेकिन क्यों न हो, ये वादिव सिंह सूरी जी का एक किताब है क्षत्र चूड़ामणि करके। वो क्षत्र चूड़ामणि में एक सूत्र उन्होंने बोला है
कि पीयूषम नहीं निशेष पिबन्नेव सुखायते। इसका अर्थ ये है कि पूरा भी अमृत नहीं मिला और उसके 2 बूंद भी मिले तो वो भी सुखकर होते हैं। इस अपेक्षा तो सुख ही मिला है, यद्यपि पूरा न मिला हो। रही बात मुक्तागिरी की व्यवस्था की, आप कह रहे हैं कि मुक्तागिरी की व्यवस्था ठीक है। यदि आप, मैं तभी आपका वचन सही मानूंगा कि मुक्तागिरी की व्यवस्था यदि आप लोगों को ठीक लगती है तब ये सही माना जाएगा कि इसका अगला जो विद्वत गोष्ठी का आयोजन है वो मुक्तागिरी में हो, तभी हमको पास समझेंगे। नहीं तो फिर ठीक है, मुंह पे तो बोल दिया कि साहब आप अच्छे हैं, नहीं, हम वहाँ जाके भी कहेंगे कहीं कर रहे हैं तो वो ठीक है। बहुत बढ़िया। तो वो यदि हम पास हुए हों तो हम अभी से आपको निमंत्रण देते हैं कि आपकी अगली विद्वत गोष्ठी भी कारंजा में हो या मुक्तागिरी में हो। एक बात रही बात आपके किताब रेफरेंस बुक की, यदि आपको कौन सी किताबें चाहिए ये यदि आप थोड़ा हमें पहले मालूम पड़े तो आपके सब किताबों की व्यवस्था यहाँ पे अगले सेशन में हम जरूर करेंगे, ताकि आपको और भागदौड़ भी ना करनी पड़े या देवलाली से या और कहीं से मंगानी ना पड़े। जहाँ तक मुझे अंदाजा है आपको जितनी किताबें चाहिए कारण जैसे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। एक बात। अब रही बात अगले सेशन की, मैं क्षेत्र की ओर से आप सब लोगों को अगले विद्वत गोष्ठी के लिए भी मुक्तागिरी के लिए निमंत्रण देता हूँ। और आखिरी में 1 मिनट लेके आपका ख़त्म करूँगा कि इस समय हो सकता है धूप काले के दिन है, वातावरण प्रतिकूल है, यहाँ से जो परतवाड़ा सब व्यवस्था करनी पड़ती है वो भी 20 किलोमीटर दूरी पे है। यदि आपको समय पे कोई सामान लगता हो तो हमको भी 20 किलोमीटर से लाना पड़ेगा। हो सकता है उसमें कोई कमियां रही हो, कोई आपकी व्यवस्था में कमी रही हो या हमारी सेवा में कुछ कमी रही हो, तो आप सब विद्वत लोग हैं, आप तो कहेंगे नहीं, लेकिन दिल से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो कमियों के लिए आप मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुमन भाई ये चित्र अशोक भाई को भेंट कर रहे हैं, तिलक भी कर रहे हैं। अहोपकार जिनवरनो हैं कुंदनो ध्वनि देव्यनो जेन कुंद ध्वनिया प्या अहोते गुरु काननो। मैं आदरणीय अशोक भाई से ये आशा रखता हूँ कि यदि परिस्थितियाँ अनुकूल होवें तो वे इस चित्र को यहाँ कार्यालय में स्थान देवें तो हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि इसमें मुक्तागिरी का भी उल्लेख किया गया है कि मुक्तागिरी में ये गोष्ठी आयोजित हुई थी। हमें अभी हेमचंद जी ने और राकेश जी ने बताया कि तात्या जी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं आदरणीय माणिक चंद जी चौरे, मैं स्वयं पर्सनल उनसे 2-3 बार मिला हूँ। और एक बार तो सोनगढ़ का जब पंच कल्याणक हुआ था परमागम मंदिर का, उसमें तात्या जी पधारे थे और उनका व्याख्यान हुआ था। आप तो मीमांसा की कारिकाएँ उन्होंने सुनाई थी, ये मुझे स्मरण में है। तो आप के काका जी थे, उनके भतीजे हैं, तो मैं उस नाते भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करके ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं तात्या जी से ही मिल रहा हूँ। सुमन भाई को मैं ये माइक दूँ उसके पहले 2-3 लोगों का मैं नाम उल्लेख ज़रूर करना चाहता हूँ। विराग को तो आप जानते हैं, इस पर्दे के इस तरफ भी और पर्दे के उस तरफ भी वो सक्रिय रहते हैं। और जैसा विराग हमारे बारे में अनुभव करते हैं कि मेरे रहने से वहाँ कार्यालय में उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और राहत मिलती है, तो विराग के देवलाली आने से जैसे मेरी ताकत भी कई गुनी बढ़ गई और कई मामलों पे, सामाजिक मामलों पे, समस्याओं पे, भूतकाल पे, भविष्यकाल पे हम लोग बहुत ओपन डिस्कस करते हैं। और विराग की एक सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगती है कि वो अपने लेवल को छुपाता नहीं है। वो कहते भाई ये मेरा विषय नहीं है, इसमें मेरी बुद्धि नहीं चलती, मैं क्या करूं, इसमें मेरी बुद्धि नहीं चलती। ज़बरदस्ती शो करना, ज़बरदस्ती अपना ज्ञान बखारना, वो उसके नेचर में नहीं है। बहुत खुला और बहुत निर्मल हृदय है, तो उसके वहाँ रहने से मुझे बहुत ताकत मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है। तो समझ लो अभी हम दोनों मिलकर के वहाँ साधना भी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया पर्यूषण में उन्होंने व्याख्यान किए थे, स्वयं सुमन भाई ने विराग के व्याख्यानों की और हमारे देवलाली के डेली के श्रोताओं ने
विराग के सुदीप तो गए थे, उनके व्याख्यानों की सराहना की। उसने भी कहा था कि मैंने परमार्थ वचनिका पर व्याख्यान किए तो मुझे बहुत अपूर्व लाभ मिला। यानी अकेले कार्यकर्ता लेवल पर नहीं, स्वाध्याय और साधना के लेवल पर भी वो वहाँ सक्रिय हैं। हम तो चाहते हैं कि वो अब कोई दूसरा विकल्प कभी उनके चित्त में आए नहीं और समझ लो लंबे काल तक देवलाली में ही रहें। विराग के साथ में हमारा एक नौजवान, इधर आ भाई, पंकज को बुला। हाँ, निशंक, मैं सुमन भाई से कहूँगा सबसे पहले निशंक को ये फ़ोटो देवें। पंकज, ये आवाज़ सुन रहे हो तो इधर आवें। ऑफिस के काम में जो भी भाग दौड़ की सहायता की ज़रूरत पड़ती है और गोष्ठी में भी समझ लो तन मन से जुड़े हुए हैं। ये निशंक जैन ने बहुत हमें सहयोग प्रदान किया है स्टाफ के नाते। और एक पंकज, समझ लो वो तो कंप्यूटर का मास्टर है, तो वो बिल्कुल बड़ी मेहनत से 8-8 घंटे भी ऑफिस में बैठना पड़े और जो काम कहो तो तुरंत करके ईमेल करना, टाइप करना, ये करना, ये सब काम पंकज ने भी किया है। पंकज यहाँ आएंगे तो सुमन भाई के हाथ से उन्हें भी हम फ़ोटो और सीडी भेंट कराएंगे। मैं अब सुमन भाई से निवेदन करता हूँ कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बातों बातों में एक बात मैं भूल गया। कल आप सब लोगों को कारंजा आना है, तो मैं कारंजा का निवासी हूँ और कारंजा की ओर से आप सब विद्वानों को भावभीना निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग कल कारंजा जरूर 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 पधारें। बहुत सी बात हो गई है। अभय जी ने कहा कि देवलाली में विराग जी है तो बहुत मदद रूप होता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि अभय जी देवलाली में है तो हम लोग को कितना लाभ मिलता है। तो ये तो देवलाली अभी एक स्थान हो गया है कि उधर से बहुत और बहुत अध्यात्म के लिए प्रचार प्रसार आदि सबका बहुत निकलने वाला है। एक बात तो ये होगी। अभी दूसरी छोटी बात ये है कि ये विद्वत परिषद का लाभ के लिए क्या है, तो मैं तो मेरी अंगत बात करता हूँ कि मुझे तो बहुत लाभ मिला। इतना लाभ मिला है, अभी डिटेल में उसके लिए कोई लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्व और पर कौन है वो तो गुरुदेव ने बहुत टाइम से किया, अभी तो उसका प्रवचन में आता ही नहीं है। वो बोलता है शरीर तेरा नहीं है, कुटुंब कबीला तेरा नहीं है, मकान तेरा नहीं है, धन खुद नहीं, उसके लिए मैं क्या कहूँ। वो तो पर तो अभी उसका प्रवचन में वो आता नहीं है। पीछे ये गोष्ठी कि इसमें जो नए जानने में आता, अभी ऐसा मैं अमेरिका गया, मैं धंधा किया, मैं इधर ये देखा, अभी ये हॉल देखा, वो बोला ये सब उधर नहीं है, सब इधर है, ये गोष्ठी में समझे। और जब भरत भाई ने बोला कि जब ज्ञान अवस्था में जैसे स्वपर का मालूम नहीं पड़ता था, सारा दुनिया को चेंज कर रहा था, एकत्व लगता था, ममत्व लगता था, ये करूं, ये भोगूं, सिनेमा देखूं, फॉरेन जाऊं, ये सब होता था, वो तो उसमें चला गया। जब इधर भरत भाई ने बताया कि जब साधक होते हैं तब ये ज्ञेयाकार का क्या होता है, ज्ञेय का क्या होता है, ये विद्वत परिषद में उसका जो डिस्कशन हुआ है वो स्व कल्याण के लिए इतना महत्व का है। तो ऐसी ही विद्वत परिषद आपन को चालू रखना है। धीरे धीरे उसमें एक रूपता भी आ जाएगी। और जैसे किसने कहा कि 4-5 साल के बाद तो ये एक लाइन पर, परफेक्ट लाइन पर आ जाएगा। तो ये विद्वत परिषद का अभय जी को हमेशा थोड़ा दुख लगता है कि आनंद भैया पूछता है इसका लाभ क्या हुआ। अभी ये कैसे लाभ बताना आपने अच्छा आम खाया और उसका टेस्ट लिया, वही कह अभी बताओ आम कैसा था, वो कैसे बता। तो सबको सबका हिसाब से बहुत बहुत मिला है, मुझे भी मिला है। भरत भाई तो मेरे साथ राजकोट में है, लेकिन ये टाइप का लाभ उधर नहीं मिलता है, इधर मिलता है। चलो भाई, जय जिनेंद्र। एक बात और कहूँ, ये तो आप सबको पता ही है इसलिए मैंने उल्लेख नहीं किया। आदरणीय हेमचंद जी भी मेरे से भी पहले से देवलाली में ही निवास करते हैं और किसी ने शायद मजाक में ही कहा था कि ब्रह्मचारी लोगों का ही ये काम है, वही कर सकते हैं। जो लोगों के दिमाग में ब्रह्मचारियों की इमेज है,
हेमचंद जी उसकी पूरी तरह से अपवाद हैं। वो निरंतर अपने उपयोग को आगम अभ्यास में, पढ़ने पढ़ाने में, लिखने में, उसमें इतना ज़्यादा रमाते हैं कि देख करके मुझे आश्चर्य होता है। उनका स्वास्थ्य उनका पूरा साथ नहीं देता है, उन्हें बड़ी तकलीफ़ भी है, लेकिन फिर भी वो स्वास्थ्य को पूरी तरह से तिरोभूत करके और एक अभीक्षण ज्ञान उपयोग में लगे रहते हैं। और जैसी लोगों को आज, जैसा अशोक भाई ने कहा कि 2 पंडित एक साथ रहें तो खतरनाक होता है, ये गुरुदेव के मिशन के पंडितों पर ये बात लागू नहीं पड़ती है। हम 3 पंडित देवलाली में रहते हैं साथ, और कोई कह नहीं सकता है कि हम लोगों के बीच में कभी कोई अप्रिय प्रसंग बनता हो या अप्रिय बात आती हो। 3 क्या, देवलाली में तो इतनी क्षमता है कि चौथे भी आने की तैयारी में हैं। हमारे ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी, वो भी वहाँ के, और जितने भी आ जावें, देवलाली तो साधकों की नगरी है। देखो मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि जिस संस्था में विद्यालय चलता है वहाँ आत्मार्थियों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ की क्लासें और वहाँ के प्रवचनों का स्तर जो है वो विद्यार्थियों के लेवल से होता है। और जहाँ कोई विद्यालय वाली बात नहीं है, प्योर आत्मार्थ के, धवला जैसे ग्रंथ पे भाई साहब प्रवचन करते हैं, धवला जैसे ग्रंथ पे, तो जिसको स्वाध्याय का गहरा लाभ लेना हो उसके लिए देवलाली वरदान है। तो ये सूचना मुझे देनी थी। मैं विराग जी से कहता हूँ कि ये सीडी और फोटो सब विद्वानों को और हमारे जो साथी यहाँ हैं उन्हें भेंट करवावें। सब पहले प्रदीप जी बगल में ही बैठे हैं, सुमन भाई के हाथ से। आदरणीय प्रदीप झांझरी जी, हाँ, आदरणीय भरत भाई, आदरणीय हेमचंद जी साहब, हितेश भाई जी, आइए हितेश भाई, राकेश जी, पंडित राजेंद्र कुमार जी। हमारी भावना है कि इस चित्र को जो है आप लोग समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने का माध्यम बना। नरेंद्र कुमार जी, श्रेयांश जी, इस पूरी हमारी गोष्ठी में सबसे बड़ा सहयोग जो भोजन का दिया है हमारे पापा जी ने, विमल कुमार जी साहब ने, मम्मी जी ने, उनके बहुत बहुत, उनके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते थे यहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था कर पाएंगे। वो भी आए, वो भी, आप भी विद्वान हैं, डेली वहाँ व्याख्यान करते हैं। सौरभ शास्त्री जी, विक्रांत जी साहब, सुदीप जी भाई साहब, ऋषभ जी भाई साहब, आदरणीय विजय जी, रवि भाई, सभी विद्वान बना रहे हैं। भैया, अनिल जी, मम्मी जी यहाँ पर हो तो मेरी आवाज़ सुनो, यहाँ पर आ जावे। पंकज भाई आ जाए अंदर। क्या बात है, जब आवाज़ दी थी कहाँ चला गया था? सुमन भाई के हाथ से फ़ोटो लेना है भाई, और फोटो लेते हुए की फ़ोटो उतरनी है। इधर देखना भाई, मुस्कुराते हुए, उसको शर्म लगती है वो। चलो बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शाम का भी कार्यक्रम प्रतिदिन की भांति ही है, 7:30 बजे से महावीर मंदिर में जो यहाँ सामने है उसमें भक्ति नन्हे भैया संचालित कराएंगे, वो हमसे मिल भी लें थोड़ा। और 8 बजे प्रदीप जी का जो व्याख्यान है वो होगा, और 8:30 से चर्चा सत्र। रमा आंटी से अनुरोध है वो अंदर आ जावे। रमा आंटी से अनुरोध है वो अंदर आकर के मम्मी जी का स्वागत करें। उनके सहयोग के बिना ये काम असंभव था। हाँ, सुमन भाई को ये फोटो मैं स्वयं अपने हाथ से भेंट करना चाहूँगा। आइए मम्मी जी, बताने का नहीं है लेकिन बहुत लंबी हिस्ट्री है। और अभय जी को भैया लेना फोटो, अनिल जी भाई साहब, ये सब अभय जी का काम है। अनिल जी फोटो वहाँ लेना भैया। सभी पूरी मुक्ता के क्षेत्र कमेटी का लीजिए। पवन भाई वो भी आ जाएं, फोटो भाई आप भी लेके जाएं।
आदेश भाई कहाँ गए? आदेश जी, और समस्त हमारे साउंड सिस्टम वाले भाई, कैमरा टीम का बहुत बहुत आभार, जिनके सहयोग से ये बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है।